बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डिजेशन की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की डिजेशन का जो प्रोसीजर है वो सारा वो कैसे होता है। तो बात करें तो मेन प्रिंसिपल साइट्स जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की डिजेशन हो रही होती है वो दो होती हैं, एक होता है माउथ और एक होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। यानी कि जब डाइट आती है, ठीक है, हम उसको मेस्टिकेशन और च्यूइंग के प्रोसीजर के थ्रू इस सारे पाथवे के यानी ऑर्थोफेगस, मेरिस्टमक, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो मेन साइट्स हैं जहाँ पर इसके अंदर जो कार्ब्स मौजूद हैं उसकी डाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, वो एक होती है माउथ और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। अब इन सारी जगहों पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कार्ब की जो डाइजेशन होती है बहुत रैपिड होती है और ग्लाइकोसाइडेजेस जो होते हैं ना वो एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज में जो है अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, स्टार्च की बात करें या डिफरेंट जो डाइट हम ले रहे होते हैं, ठीक है, मेनली वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो जब हम वो लेते हैं तो उनके अंदर जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है वो होते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस। अब उन एंजाइम्स की बात करें तो हमें पता है कि हम डाइट में जो डिफरेंट लाइक प्लांट से जो कोई डाइट ले रहे हैं, ठीक है, वैसे एनिमल से कोई डाइट ले रहे हैं तो उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं। तो एंडोग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि क्या करते हैं कि मेनली जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली वो एंडोग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं। वो इन पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, मोनोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो डाइसैकेराइडेजेस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ट्राई एंड डाइसैकेराइड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको रिड्यूसिंग शुगर कंपोनेंट्स यानी जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो सारी डाइजेशन हो रही होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी कि डिपेंड करता है, जैसे एंडोग्लाइकोसाइडेजेस हैं, इसके बाद डाइसैकेराइड्स हैं, तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन से ग्लाइकोसाइड रेजिड्यूज को इन पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड से रिमूव किया जाएगा और इनके अंदर जो टाइप ऑफ बॉन्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो मैंने पहले ही बताया क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स हो गए जिसके अंदर ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज वगैरह। ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो इन एंजाइम्स के एक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। अब मेजर डाइटरी पॉलीसैकेराइड्स जो कि प्लांट और एनिमल से आ रहे होते हैं उनकी बात कर ली जाए तो उसमें स्टार्च आ जाता है जिसके अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। और एनिमल्स में बात करें, अगर हम एनिमल डाइट ले रहे हैं तो उसमें ग्लाइकोजन आ जाएगा और प्लांट्स की डाइट ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब हम डाइट लेंगे तो वो कहाँ पर आएगी, ओरल कैविटी में आएगी, माउथ में आएगी। तो यहाँ पर एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज। वो क्या करता है कि इस स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर जो अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, ठीक है, और इसको इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज है ये अल्फा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये बीटा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, बट नेचर में बीटा 1 to 4 एंडोग्लूकोसाइडेजेस भी होते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद होते हैं, बट ह्यूमन बॉडी कान प्रोड्यूस दैम, यानी कि जो हमारी बॉडी है इंसान में ये बीटा 1 to 4 एंडोग्लूकोसाइडेजेस नहीं होते। इसी वजह से क्या होता है कि जो सेलुलोज होता है जिसको हम ले रहे होते हैं डाइट में, अगर हम उसको ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसकी डाइजेशन नहीं कर सकता। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उनके अंदर ये बीटा 1 to 4 एंडोग्लूकोसाइडेजेस होते हैं, बट हमारे अंदर जो है वो ये नहीं होते। इस वजह से हम सेलुलोज की डाइजेशन जो है वो नहीं कर पाते। अब डाइट जो है वो ओरल कैविटी में आ चुकी है, ये स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अल्फा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, बट हमें पता है कि वो बीटा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि स्टार्च के अंदर क्या होता है कि वो उसके अंदर अमाइलोज भी होता है, ठीक है, अमाइलोज के अलावा अमाइलोपेक्टिन भी होता है। तो जो अमाइलोपेक्टिन होता है उसके अंदर वो ब्रांच अमाइलोपेक्टिन के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 1 to 6 बॉन्ड होगा। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन हमने एनिमल ओरिजिन में पढ़ा है उसके अंदर भी अल्फा 1 to 6 बॉन्ड होगा। ये जो स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज है ये इस अल्फा 1 to 6 बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्लाइवरी अल्फा अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिक्सचर आ जाएगा शॉर्ट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड लिगोसैकेराइड्स का जिसको हम डेक्सट्रेंस कहते हैं। और इसके अलावा जो डाइसैकेराइड्स हैं वो भी ऐसे हमारे पास मौजूद होंगे क्योंकि इनकी एक्शन के लिए भी हमें डाइसैकेराइडेजेस चाहिए।
उसके बाद जब ये कंटेंट जो है वो ऑरल कैविटी से होता हुआ ऑसोफेगस में आएगा और फिर ये स्टमक में आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्लाइवी अल्फा अमाइलेज जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक मिक्सचर सा जिसके अंदर कुछ शॉर्ट एंड ब्रांच जो है वो पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, इसके अंदर ओलिगोसेकेराइड्स भी हैं और कुछ जो है वो ब्रेकेज हो गई है, कुछ मोनोसेकेराइड्स भी इधर बन चुके होंगे, कुछ ठीक है सिर्फ थोड़े से, लेकिन जो अल्फा 1 to 6 बॉन्ड्स वाले हैं वो तो नहीं, जाहिर सी बात है टूटे, तो वो ओसोफेगस से होते होते कहाँ पर आ जाएंगे, स्टमक में आ जाएंगे। अब हमें पता है कि स्टमक में जो है वो HCl सिक्रीट हो रहा है। HCl सिक्रीट होने की वजह से हमें पता है कि स्टमक में एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जो स्लाइवी अल्फा अमाइलेज है वो इस स्टमक में आके क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा, वो अपना एक्शन जो है वो इसका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एसिडिक कंटेंट है वो स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर पेनक्रियाज भी, हमें पता है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ तो नहीं किया बट पेनक्रियाज भी मौजूद होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो यहाँ से पेनक्रियाज जो है वो बाइकार्बोनेट सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो वो बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, इस एसिडिक जो है वो कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और यहाँ पर पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। यही सारी स्टोरी मैंने यहाँ पर बताई है कि स्टमक में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, स्लाइवी अल्फा अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है, वो एसिडिक स्टमक कंटेंट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बाइकार्बोनेट्स पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं और वो इस एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब जो फाइनल डाइजेशन होनी है, जो फाइनल डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो म्यूकोसल लाइनिंग किसकी, ड्यूडेनम की और जेजुनम की यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मैंने पहले बताया था ना कि डाइसेक्राइड्स पीछे रह गए थे, ठीक है, काफी सारे डाइसेक्राइडेजेस रह गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मतलब डाइसेक्राइड्स रह गए थे डाइट में, डाइसेक्राइडेजेस जो हैं वो इंटेस्टाइन में आएंगे। तो सेवरल डाइसेक्राइडेजेस जो हैं वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अगर चंद डाइसेक्राइडेजेस की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आता है आइसोमाल्टेज, जो कि क्या करेगा कि आइसोमाल्टोज के ऊपर जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और इसको क्या कर देगा, इसके अंदर मौजूद अल्फा 1 to 6 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। माल्टेज जो है वो माल्टोज के अंदर मौजूद अल्फा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होगा। उसके बाद जो सक्रेज है वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा और सुक्रोज में मौजूद अल्फा 1 to 2 बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर देगा और क्या बनाएगा, हमें पता है कि सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। तो जब सक्रेज जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज हमें मिल जाएंगे। उसके बाद लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और लैक्टोज और ग्लूकोज हमें मिल जाएंगे और बीटा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री हेलेज की। तो जो ट्राइहेलोज होता है, ठीक है, वो मशरूम्स और फंजाई में होता है और उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1 to 1 होता है। तो कुछ जो हमें पता है इंग्लिश लोग तो मशरूम्स और फंजाई जो है वो बहुत ज्यादा अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर जो ट्री हेलोज है वो अपना बॉन्ड एक्शन परफॉर्म करेगा और अल्फा 1 to 1 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये जो सारे डाइसेक्राइडेजेस हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि इनका जो ये पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यानी इसके ऊपर जो है वो बॉन्ड यानी आएगा जो है वो लाइक ये है ट्री हेलोज, तो ट्राई हेलोज आएगा उसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह होते हैं, बट ये एंजाइम्स हैं तो अपना एक्शन डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि ये जो है वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी पूरी डाइजेशन हो गई है, सारा कुछ हो गया। अब इसके एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एंटीरोसाइट्स में जो अपटेक हो रहा होता है इन मोनोसेक्राइड्स का, वो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को हम नेक्स्ट भी डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। तो जो लैक्टोज और ग्लूकोज होता है उसको सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर जो है वो जिसको हम SGLT1 कहते हैं वो इसका अपटेक करवा रहा होता है। इसके अलावा जो फ्रुक्टोज होता है उसके ऊपर GLUT5, ठीक है, वो एक्ट कर रहा होता है और ग्लूकोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज उसके ऊपर GLUT2 भी एक्ट करता है। इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो अब जेजुनम की बात करें तो जो इसको मैंने स्पेसिफिकली इस तरह इसलिए लिखा है कि जो बल्क होता है मोनोसेक्राइड्स का उसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है मेन बल्क की वो जेजुनम के अंदर हो रही होती है। अब जो ओवरऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसकी बात करें तो ये बहुत एफिशिएंट होता है ओवरऑल। ये सारा प्रोसीजर बहुत एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है, बट आपको पता है कि एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं अगर इनमें से कोई भी थोड़ी छोटी सी भी चीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। लाइक अगर
ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो डाइसैकेराइडेजेस हैं, ठीक है, वो अपना एक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे। तो क्या होगा कि जो डाइसैकेराइड्स हैं उनकी जो है वो अकोमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। वो क्या करेंगे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब ये डाइसैकेराइड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक डायरिया की जो है वो कंडीशन हो जाएगी। ऑस्मोटिक डायरिया की कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा हमें पता है कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी होता है। तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या करेगा, इन बैक्टीरिया ही, वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या करेगा कि फर्मेंटेशन कर देगा इन कार्बोहाइड्रेट की और उनको, ठीक है, 2 या 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा। 2 या 3 कार्बन कंपाउंड्स जिसमें एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, और लैक्टिक एसिड आ सकता है। अगर हम 3 कार्बन कंपाउंड की बात करें, अगर 2 की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड आ गया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लॉटिंग, लाइक यू फील दैट योर टमी इज वेरी फुल, यानी बहुत ज्यादा यानी फुलनेस की फीलिंग आएगी। इसके अलावा जो है वो फ्लैटुलेंस हो जाएगी, ठीक है, और डायरिया हो जाएगा। तो ये सारी नॉर्मेलिटीज कब आएंगी, जब हमारे पास डाइसैकेराइडेजेस की जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस किस वजह से होती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की डेफिशिएंसी जो है वो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, इसके अलावा किसी डिजीज की वजह से हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। अब जैसे हमने डायरिया की बात की, तो डायरिया अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है तो जो ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन होंगे उसके ऊपर जो एंजाइम्स होंगे उनका जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्पोरेरीली जो है वो एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। इस कब को हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम डेफिशिएंसी, और इसकी वजह से वो सारा प्रोसीजर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लॉटिंग हो जाएगी, फ्लैटुलेंस हो जाएगी, डायरिया वगैरह होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। ये 60% जो है वो अडल्ट में पूरी दुनिया में जो है वो बहुत कॉमन डिजीज है, स्पेशली यूरोपियंस में भी बहुत ज्यादा होती है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो लैक्टेज बनाने वाला जीन है, लाइक क्रोमोसोम नंबर 2 जो होता है ना, क्रोमोसोम नंबर 2 पे जो एक स्पेशल सा रीजन होता है जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर लैक्टेज, ठीक है, उसके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, क्रोमोसोम, ये मैं बहुत गंदा लिख रही हूँ, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है, उसके अंदर जो है वो वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है, उसके अंदर मसला आ गया, लैक्टेज जो है वो नहीं बन रहा, ठीक है, लैक्टेज नहीं बन रहा, तो क्या होगा कि लैक्टोज जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसको उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी ग्लूकोज एंड लैक्टोज में, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमें पता है कि ये ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 2 की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं, ये इस वजह से भी हो सकता है कि एजिंग के प्रोसीजर के दौरान जैसे जैसे जो है वो बड़ा अडल्टहुड की तरफ जा रही है, और इसके अलावा एजिंग जब स्टार्ट हो गई है तो तब भी इस एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो सकती है, ठीक है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अब लैक्टेज, ठीक है, अगर हम इस सारे प्रोसीजर की बात करें तो हमने एक पर्सन है, ठीक है, उसने लैक्टोज ले लिया डाइट में, ठीक है, और उसको अभी नहीं पता कि इसके अंदर लैक्टेज की डेफिशिएंसी है, तो हमें पता है कि लैक्टेज जो है वो एक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जो है ये टूटेगा नहीं। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, फिर से जाएंगे किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ये जाएंगे तो क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो फिर से ये बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, वाटर आना शुरू हो जाएगा म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से, जैसे मैंने पहले बताया। इंटेस्टाइनल फ्लोरा एक्ट करेगा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जब एक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन फर्मेंटेशन के प्रोसीजर के थ्रू क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। 2 और 3 कार्बन कंपाउंड जैसे कि एसिटिक एसिड आ जाता है उसके अंदर और लैक्टिक एसिड आ जाता है, वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसीजर की वजह से क्या होगा कि इरिटेशन होगी, ब्लॉटिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगी, डायरिया होगा। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट ये है कि जो डाइट प्लान है उसके अंदर चेंज किया जाए, ठीक है। डाइट प्लान कैसे चेंज किया जाए कि जो जैसे कि लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क होता है, ठीक है, उसको ना लिया जाए, बल्कि जो है वो जिसके अंदर
लैक्टोज फ्री मिल्क जो है वो उसको लिया जाए। इसके अलावा जब लैक्टेज अगर लेना भी हो, लैक्टोज लेना भी हो सॉरी, तो उससे पहले लैक्टेज जिसके अंदर जो पिल्स होती हैं जिसके अंदर लैक्टेज मौजूद हो, एंजाइम मौजूद हो, उनको ले लिया जाए। तो ये सारे डाइट में जो है वो बेसिकली खुद की डाइट ठीक करनी है, फिर ही लैक्टोज इंटॉलरेंस से जो है वो बचा जा सकता है इसके इफेक्ट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सुक्रोज आइसोमाल्टेज डेफिशिएंसी। ये बहुत रेयर है, अब नेम से ही इंडिकेट करिए ये कि इसके अंदर आइसोमाल्टेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इंजेस्टेड सुक्रोज है अगर हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी और इसकी वजह से जो है वो वही एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, फ्लैटुलेंस होना शुरू हो जाएगी, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी ये भी उसी तरह बिल्ड अप होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। लाइक अगर एक जीन जो है वो अफेक्टेड है और दूसरी जीन बिल्कुल नॉर्मल है, तो जो एक जीन अफेक्टेड है लेकिन ये रिसेसिव है तो ये जो है वो अपना जो है इफेक्ट शो नहीं करेगी। अगर दोनों जीन्स अफेक्टेड हों तो ये जो है वो अपना एक्सप्रेशन जो है शो करेगी और प्रॉपर बीमारी का जो है पता चलेगा। 25 डिफरेंट जीन म्यूटेशंस जो हैं वो इसमें देखी जा चुकी हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था कि कैसे जो है वो मैंने पहले बताया कि डाइट कार्ब कैसे अब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर इस डाइजेशन में एब्नॉर्मेलिटी हो जाए तो क्या मसला हो सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी and hope you will like the video. Thanks for watching. Inshallah in the next video we will start carbs metabolism properly. Thank you.